बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 17 का रिव्यू। 17 चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हम उसका रिव्यू करने जा रहे हैं। रिव्यू में हम पढ़ेंगे आज उन तमाम एक्सरसाइज से रिलेटेड एमसीक्यूज। ठीक है, तो देखते हैं एमसीक्यूज। इनको बहुत गौर से देखिएगा क्लास, और मेरी क्लास को बिल्कुल हरगिज़ मिस करने की गलती मत कीजिएगा, ना ही इसको स्किप कीजिएगा। तो उससे होगा क्या कि ये जो एमसीक्यूज हैं इनको आप पूरी तरह से देख नहीं पाएंगे और फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होने से रह जाएगा। और तो ये एमसीक्यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर देखिए इनको। आइए देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर करना क्या है कि हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक ऑप्शन को चूज करना है। अभी कह रहे हैं कि विच वन इज द सबसेट ऑफ नेचुरल सेट एंड फॉर नेचुरल सेट। आपको पता है कि नेचुरल सेट जो है वो उसमें कौन कौन से नंबर होते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल सेट, और उस इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अच्छा अब सबसेट ऑलरेडी मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सबसेट के बारे में। ठीक है, जिसके हम सबसेट बना रहे होते हैं वो सेट हमारा क्या कहलाता है, सुपर सेट। यानी वो सुपर सेट होता है, उसमें से हम छोटे 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 जो सबसेट बना रहे होते हैं उसी के कुछ एलिमेंट ले लेकर 1 ले लेते हैं, 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट ले लेकर हम क्या बना रहे होते हैं, सबसेट बना रहे होते हैं। दे आर कॉल्ड द सबसेट। अभी कह रहे हैं कि क्या इनमें से कोई सबसेट है एन का, तो देख लेते हैं। पहला हमें दिया हुआ जेड, तो जेड क्या होता है, जेड हमारे होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए पहली बात, ये तो सबसेट जेड हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें प्लस और माइनस दोनों के नंबर आ रहे हैं। ठीक है, जबकि नेचुरल सेट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन से नंबर होते हैं, प्लस के नंबर होते हैं, तो इसका तो सबसेट ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं क्यू। अच्छा, क्यू को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो क्यू में जो है हमारे पास जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं वो होल नंबर भी होते हैं, इसके अलावा हमारे फ्रैक्शन भी होते हैं, डेसिमल भी होते हैं, जो कि तादाद होते हैं, जिनको हम इस तरह से सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो क्यू जो है हमारे रैशनल नंबर है, तो जाहिर है वो तादाद है, उसके अंदर प्लस भी होंगे, माइनस भी होंगे, फ्रैक्शन भी होंगे, होल भी होंगे, हर तरह के नंबर होंगे, तो वो भी उसका सबसेट नहीं हो सकता नेचुरल सेट का। अब आ जाते हैं ई की तरफ, इवन नंबर। तो इवन नंबर का सेट क्या होता है, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6। तो देखें, अगरचे ये नंबर नेचुरल नंबर में मौजूद तो होंगे 2, लेकिन प्लस माइनस दोनों में नहीं होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर में सिर्फ और सिर्फ प्लस के नंबर होते हैं, माइनस के नहीं होते, जबकि यहाँ पर माइनस के भी आ रहे हैं। तो ये भी सबसेट नहीं हो सकता नेचुरल सेट का। ठीक है, अब लास्ट हम देखते हैं पी फॉर प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के सेट में कौन से एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में जाते हैं। बता चुकी हूँ आपको, अपने टेबल में कौन कौन से जाते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए ये सारे के सारे नंबर क्या है, पॉजिटिव है, और ये सब के सब नंबर नेचुरल नंबर में भी आएंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर के सेट में सारे नंबर मौजूद होंगे, जो कि नेचुरल नंबर में तो पूरे के पूरे नंबर होते हैं। ये तो उनमें से चंद 1 है, 2 है, 1 है, तो ये सब नंबर जो यहाँ आ रहे हैं तो वो नेचुरल नंबर में भी तो होंगे ना। इसका मतलब पी इसका सबसेट हो सकता है, नेचुरल सेट का हो सकता है, क्या है बल्कि यकीनन है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, पी, ये इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, सेकेंड वाले पे आ जाते हैं, टेबुलर फॉर्म ऑफ ए। अगर हम इसकी टेबुलर फॉर्म लिखें तो देखिए क्या बनती है। यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हैं, तो देख लेते हैं इसकी टेबुलर फॉर्म अगर हम बनाना चाहें तो किस तरह बनाएंगे। ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, जबकि यहाँ देखिए हमें दिया हुआ एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू जेड। हमें वैल्यू एक्स स्क्वायर की नहीं बल्कि हमें किसकी चाहिए, एक्स की चाहिए। तो एक्स पर से स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम क्या कहेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेती हूँ। ठीक है, इसको स्क्वायर रूट लिया मैंने, स्क्वायर रूट से क्या होगा,
ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेयर बन जाएगा किसका, 5 का, ठीक है। 5 का पेयर बन गया तो क्या हो गया, रूट से बाहर आ जाएगा। और हमेशा याद रखिए कि रूट की वैल्यू प्लस माइनस दोनों में होती है, यानी 5 जो है प्लस का भी होगा, 5 माइनस का भी होगा, ठीक है। जब कभी भी आप रूट की वैल्यू निकालें तो वो प्लस और माइनस दोनों में आती है। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 5। तो हमारे पास सेट में जो नंबर होने चाहिए वो प्लस और माइनस 5 दोनों होने चाहिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला। इसमें -5 भी है और +5 भी है, इस वाले ऑप्शन को टिक लगाते हैं। ऑप्शन बी इसमें राइट है, ठीक है। नंबर 3 पर आ जाइए। फॉर टू सेट्स ए एंड बी, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर का मतलब है कि एलिमेंट्स की तादाद, ठीक है। जो एलिमेंट्स की तादाद ए में है वही एलिमेंट्स की जो क्वांटिटी है वो बी में है, यानी कि ऑर्डर सेम है। ये जरूरी नहीं है कि एलिमेंट सेम हो, उन्होंने कहा है ऑर्डर सेम हो, ठीक है। अगर एलिमेंट सेम का उन्होंने बोला होता ना तो फिर ऑर्डर का वर्ड यूज नहीं करते, फिर डायरेक्ट लिख लेते कि ए इज इक्वल टू बी, यानी कि सेट ए सेट बी के इक्वल है। लेकिन यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है कि फर्ज करें कि अगर एक सेट ए में ए बी सी डी है, सेट बी में 3 4 5 है, तो देखिए एलिमेंट तो सेम नहीं है, ठीक है। ये ए बी सी डी है, ये 3 4 5, लेकिन इनके जो ऑर्डर हैं, जो एलिमेंट्स की तादाद है वो सेम है, ठीक है ना। इसमें भी 3 है, ये देखें, और इसमें भी 3 है। दोनों के एलिमेंट्स क्या है, इनकी जो क्वांटिटी है वो क्या है, सेम है, क्योंकि उन्होंने बात की है ऑर्डर की। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन हो कि जिसमें क्वांटिटी सेम हो तो ये हमारी क्या कहलाती है, इक्विवेलेंट सेट। क्या कहलाती है, इक्विवेलेंट सेट, नॉट इक्वल। तो यहाँ देखिए इक्विवेलेंट सेट कौन सा होगा, ये वाला। ये इक्विवेलेंट का साइन है क्लास, आपकी बुक में ये साइन दिया हुआ नहीं है, इसके बीच में कोई साइन नहीं, तो आप खुद लगा लीजिएगा, दिस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट साइन। तो हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन सी। आ जाता है नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, एमसीक्यूज 4 देखिएगा क्लास। देखिए यहाँ पर आपको सेट दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 1। पहली बात कि अगर लिखा हुआ है x इज लेस देन 1, नेचुरल नंबर के सेट में लेस देन 1 कोई नंबर होता ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट किससे स्टार्ट होता है, 1 से। तो ये नेचुरल नंबर के सेट में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये लेस देन 1 है। तो हमारा सेट क्या बनेगा, जब कोई एलिमेंट उसमें आ ही नहीं सकता, लेस देन 1 कोई नेचुरल सेट में हो ही नहीं सकता, तो फिर इसका मतलब कोई सेट ही नहीं होगा। ये क्या होगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट पे टिक लगा दीजिएगा, ये हमारा ऑप्शन सी है। पार्ट नंबर 5 देखिएगा। इफ ए सेट दिस एंड बी सेट दिस, ठीक है। अगर ए सेट ये है और बी सेट ये है, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होगा। सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होता है, पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। यानी अगर हम ए सेट लिख लेते हैं 1 2 3 4 और इनके दरमियान हमें मालूम करना है सिमेट्रिक डिफरेंस, तो बी क्या है, 2 4 6। सिमेट्रिक डिफरेंस में करते क्या है कि सेम एलिमेंट को कैंसिल कर देते हैं हम। तो सेम एलिमेंट, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। और तो मेरे कौन कौन से एलिमेंट बचे हैं, एक 1 3 और 6, ठीक है। मेरे एलिमेंट बचे हैं 1 3 और 6। ये वो एलिमेंट है जो कैंसिल नहीं हुए, ठीक है, 1 3 एंड 6। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में हम दोनों सेट्स के सेम एलिमेंट को कैंसिल कर देते हैं, और दोनों एलिमेंट के जो भी एलिमेंट बच जाते हैं, दोनों सेट्स के जो भी एलिमेंट बच जाते हैं, वही हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो देखिए 1 3 6 कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा 1 3 6, इसका पार्ट डी राइट होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पार्ट 6 में विच ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको बताया था मैंने, क्या होती है कम्यूटेटिव,
जिसमें ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के, सॉरी, और दूसरा होता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के। ये दोनों हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव। अब ये कह रहे हैं कि इनमें से कोई ऐसा ऑपरेशन बताएं जो कि कम्यूटेटिव ना हो। तो देखें, यूनियन और इंटरसेक्शन तो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चाहे हम ए और बी का यूनियन लें या चाहे हम ए और बी का इंटरसेक्शन लें, वो तो इक्वल होता है। तो इसका मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन तो हो ही नहीं सकते, उनको तो हटा दें। सिमेट्रिक डिफरेंस देखें। अब सिमेट्रिक डिफरेंस जरा गौर कीजिएगा इस वाले सेट पर, जैसे हमने ऊपर निकाला हुआ है। तो अगर मैं सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटू बी लेती हूँ, यानी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी लेती हूँ, तब भी मेरा वही आएगा। तो फिर देखिए, सेट को मैं यहाँ लिखूँ या मैं सेट को वहाँ लिखूँ, कैंसिल तो सेम नंबर ही होना है, और जो बचेंगे वो भी वही नंबर होंगे, चाहे सेट के आगे पीछे लिखने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। तो अगर मैं बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए लूंगी तब भी मेरा आंसर यही आएगा, यानी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल हो जाएगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए के। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि सेट को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम एलिमेंट जब भी यही होंगे, कैंसिल यही होंगे, और बचे हुए एलिमेंट तब भी यही होंगे। ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं हम डिफरेंस की तरफ। फर्ज करें अगर मैं इन्हीं दो सेट का डिफरेंस लेती हूँ, ए और बी, मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई और सेट ले लेते हैं हम, ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये सेट बने हुए तो चलिए हम इनको ले लेते हैं। अब अगर इन दो सेट का मैं डिफरेंस लेती हूँ और a माइनस बी निकालती हूँ तो क्या होगा, a माइनस बी में मेरे पास पहला सेट है 1 2 3 4, ठीक है। फिर मेरे पास b का सेट है -2 4 6, ठीक है, ये मेरे पास b का सेट है। अब इसमें होता क्या है, सेम एलिमेंट को कैंसिल कर देते हैं हम, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, लेकिन इसमें बचता क्या है, फर्स्ट एलिमेंट के जो हमारे पास फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो लेते हैं हम, सेकंड सेट के एलिमेंट नहीं लेते हैं, जबकि सिमेट्रिक डिफरेंस में हम फर्स्ट और सेकंड दोनों के एलिमेंट लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसके लेंगे 1 and 3, और बी में बेशक बच भी रहा होगा एलिमेंट तो हम लेते नहीं है ए माइनस बी में, ठीक है, ये बताया था ना आपको। अच्छा, इसी तरह से अगर फर्स्ट करें मैं यहाँ पर बी माइनस ए निकालती तो बी माइनस ए में क्या होता, सेम एलिमेंट कैंसिल तो हो जाते, लेकिन जो एलिमेंट बचे हुए आते हैं वो किसके होते, बी के होते। जैसे यहाँ ए क्या है तो बी माइनस ए में जो हम एलिमेंट बचे हुए लेते हैं वो किसके होते, बी के होते, ए के नहीं लेते। इसका मतलब ए माइनस बी कभी भी जो है वो बी माइनस ए के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, ए माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल नहीं हो सकता। तो जब वो इक्वल नहीं हो सकता तो इसका मतलब वो क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में नहीं आता, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस पर ये कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ये वाला डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस वाला ऑप्शन जो है वो राइट होगा। इस पर टिक लगा दीजिएगा, ऑप्शन सी राइट है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके क्लास, आ गए हम लोग अपने पार्ट 7 की तरफ। तो देखिए पार्ट 7 में क्या लिखा हुआ है, x such that x belongs to p, p फॉर प्राइम नंबर, ठीक है, एंड सॉरी इसका मतलब एंड नहीं और होता है, और x बिलोंग्स टू q, यानी x दोनों से बिलोंग करता है, प्राइम नंबर से भी और रैशनल नंबर से भी, q फॉर रैशनल नंबर। अगर x दोनों से बिलोंग करता है तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, p इंटरसेक्शन q, p यूनियन q एंड p डिफरेंस q, या फिर p सिमेट्रिक डिफरेंस q। देखिए अगर x दोनों से बिलोंग करता है तो इसका मतलब कि जो हमारा, अगर हम इसका यूनियन लेते हैं, ठीक है, यूनियन अगर हम निकालते हैं तो यूनियन में आपने देखा होगा कि हम नंबर्स को क्या कर रहे होते हैं, अरेंज कर रहे होते हैं। अरेंज करने में होता क्या है कि जैसे फर्स्ट करें एक सेट ए एक बी है, अगर हम दोनों एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो अरेंज करने में क्या होता है कि दोनों के एलिमेंट्स आते हैं ना अरेंज करने में, ए का भी आता है और बी के भी आते हैं। जब हम अरेंज कर रहे होते हैं फिर हम ये नहीं देखते कि हम सिर्फ ए के लिखेंगे, ना हम ये देखते हैं कि बी के लिखेंगे, हम ये देखेंगे कि उनकी तरतीब क्या है दोनों सेट्स की।
तो वो अरेंज जो होता है वो दोनों सेट्स में से होता है। तो यानी जो हमारे पास ए यूनियन बी आता है वो उन दोनों सेट्स का क्या होता है, यूनियन होता है। बेसिकली उन दोनों सेट्स की अरेंजमेंट होती है जिसमें ए के भी एलिमेंट होते हैं और बी के भी एलिमेंट होते हैं। यानी यूनियन एक वाहिद ऐसा सेट है जिसमें दोनों के एलिमेंट मौजूद होते हैं। जबकि अगर हम इंटरसेक्शन को देखें तो इंटरसेक्शन में तो हम सेम एलिमेंट को कैंसिल ही कर देते हैं। तो जब कैंसिल कर देते हैं तो फिर वो कैसे हो सकता है, मतलब ए की एलिमेंट दोनों में कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता कि वो इसमें भी हो और दूसरे वाले में भी हो। वो सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है कि अगर हम यूनियन लें, क्योंकि यूनियन में तमाम एलिमेंट दोनों सेट्स के भी आ रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि इसका ये वाला ऑप्शन जो है ये राइट होगा, पी यूनियन क्यू, क्योंकि ये वाइड सेट है जिसमें दोनों सेट्स के एलिमेंट आते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम अरेंज कर रहे होते हैं, कोई नंबर कैंसिल तो होता ही नहीं। तो इसलिए x जो है वो p से भी बिलोंग करता है और q से भी बिलोंग करता है। तो ये वो वाइड सेट है जिसमें p और q दोनों के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा ये कह रहे हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू u फॉर यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू इस a इंटरसेक्शन b। ठीक है, अब अगर a जो है वो इंटरसेक्शन b से बिलोंग नहीं करता और x जो है वो u से बिलोंग करता है, तो फर्ज करें यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि u जो है हमारा सेट वो 1 से लेकर 5 तक है। ठीक है, छोटा सा सेट बना रही हूँ मैं, 1 2 या इसको 4 तक कह देते हैं। ये हमारा u है। a सेट ले लेती हूँ मैं, फर्ज करें a सेट क्या होगा, 1 2 4। इसी तरह b सेट ले लेती हूँ मैं, बी सेट मैं अपनी तरफ से बना लेती हूँ, जैसे 2 और 4। ठीक है, ये मैं बना। अब देखिए पहले मैं इसका इंटरसेक्शन लेकर देखती हूँ। अगर मैं ए और बी का इंटरसेक्शन लूँ तो मैं किस तरह लूँगी, 1 2 4 इंटरसेक्शन 2 4। तो देखिए इसमें दो एलिमेंट इंटरसेक्शन में हम करते क्या है, सेम एलिमेंट को सर्कल करते हैं ना। तो ये देखें सेम एलिमेंट यहाँ पर 2 है 4 है 4 है, यानी ए इंटरसेक्शन मेरे पास बी क्या आ जाएगा, 2 4। ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा, अगर मैं इसी ए इंटरसेक्शन बी का डैश लेती हूँ, यहाँ पर देखें वो ये कह रहे हैं कि एक्स जो हमारे पास एलिमेंट है वो यू से तो बिलोंग करे लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में मौजूद ना हो। ठीक है, तो अब देखिए ये जो एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है ये सब क्या है, एक्स है। तो ये एलिमेंट यू से तो बिलोंग कर रहे हैं, ये बात हमारी प्रूफ हो रही है कि ये तमाम जितने भी एलिमेंट हैं सब यू के अंदर मौजूद हैं, 2 भी है 4 भी है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में भी तो है। जबकि हमें ऐसे एलिमेंट चाहिए जो कि ए इंटरसेक्शन बी में ना हो। तो उस सूरत में फिर मैं इनका डैश ले लेती हूँ। ठीक है, तो डैश किस तरह लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का डैश कैसे लेते हैं पता है ना, ये वाला जो हमारा सेट है इसको यू में से माइनस कर देते हैं, यानी पहले यू सेट आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, और उसके बाद हम माइनस कर देंगे कौन सा सेट, ए यूनियन बी, यानी ये वाला सेट प्लस। अब यहाँ तो मैं आपको शॉर्टली बता रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मैं पहले समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये बखूबी आपको निकालना आता है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो यूनिवर्सल सेट में से मैं ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दूंगी तो मेरा ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश आ जाएगा। तो अब देखिए मैं सेम एलिमेंट को कैंसिल कर दूंगी, ये देखिए तो मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश मेरे पास आ जाएगा 1 और 3। अब अगर आप इस सेट पे गौर करें तो जरा देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश में या ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट भी आप कह सकते हैं, इसमें देखिए वो एलिमेंट मौजूद है 1 3 जो कि ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। ठीक है ना, अब ये ऐसे सेट हैं जो कि ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सल में तो आते हैं, ये वाले जो एलिमेंट है जो एक्स हैं ये यूनिवर्सल में तो आ रहे हैं लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आ रहे। और यही हमें चाहिए था, ऐसा सेट चाहिए था कि जिसमें जो एलिमेंट आए वो यूनिवर्सल सेट के तो हो एलिमेंट लेकिन ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट ना हो। अब देखें 1 और 3 मेरे पास ऐसे एलिमेंट आ गए जो कि ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट
नहीं है, बिलोंग्स नहीं करता, एक्स बिलोंग्स नहीं करता किससे, ए इंटरसेक्शन बी से, बट ए एक्स बिलोंग करे यूनिवर्सल से। तो मेरे पास ये जो एलिमेंट आया ये बिलोंग यूनिवर्सल से कर रहा है, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या है, एक्स है, ये सब के सब किससे बिलोंग कर रहे हैं, यू से। इसका मतलब मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये कंडीशन हमारी पूरी उतर रही है क्वेश्चन के हिसाब से, तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अब आ जाते हैं अपने पार्ट 9 की तरफ। फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लेते हैं ए एंड बी, इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू, ए यूनियन बी का मतलब अगर दोनों सेट को हम मिला दें तो वो यू के इक्वल हो जाए, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए सेट में यहां पर ले लेती हूं 1 3, बी सेट में ले लेती हूं 2 4, ठीक है, ये दोनों मेरे पास सेट आ गए। अब अगर मैं इनका ए यूनियन बी लेती हूं तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। और फर्ज करें मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट था और यूनिवर्सल सेट में भी यही एलिमेंट मौजूद है, फर्ज करें ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट आ गया, उसके एलिमेंट भी यही है सेम, ठीक है, और ए यूनियन बी जो मैंने निकाला तो वो भी वही आ गया सेम, यानी इसका मतलब ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट के तो इक्वल हैं, लेकिन अगर हम उनका इंटरसेक्शन निकालें ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ए और बी का अगर मैं इंटरसेक्शन लूं तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम, सेम एलिमेंट को सर्कल करते हैं, तो इसमें तो कोई सेम एलिमेंट है ही नहीं, यानी ये दोनों आपस में क्या है, डिसजॉइंट सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट ज्वाइंट नहीं हो रहा, ना कोई सेम है ना कॉमन है। ऐसी सूरत में क्या कंडीशन होती है, क्लास मैंने आपको दो चीजें बताई थी, ओवरलैपिंग और सेल्फ। ओवरलैपिंग में कोई ना कोई एलिमेंट मैच हो रहा होता है, होते वो भी यूनिवर्सल सेट के ही हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सेट से ही लिए गए होते हैं, उसी के सब सेट होते हैं, लेकिन ओवरलैपिंग में हमारे एलिमेंट मैच करते हैं, जबकि सेल्फ में हमारा कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करता, वो क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। इसका मतलब ये कौन से हैं दोनों सेट, डिसजॉइंट सेट हैं, और डिसजॉइंट सेट जब होते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, सेल का। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट है। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके क्लास, अब हम आ गए अपने पार्ट 10 की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पर हमें पार्ट 10 का ऑप्शन दिया हुआ है, ए डैश का होल डैश फिर होल डैश, यानी ए का 3 दफा डैश लिया गया है और पूछा गया है कि क्या आंसर आएगा, इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो देख लेते हैं। फर्स्ट करें, एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि जब भी डैश की बात होती है यूनिवर्सल सेट तो लाजमी आपके माइंड में आएगा कि जाहिर सी बात है कि जब हम डैश लेते हैं तो उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक यूनिवर्सल सेट अपनी तरफ से बना लेती हूँ, जैसे 1 2 3, छोटा सा बनाना, ठीक है। उसके बाद एक ए सेट बना लेती हूँ, ए सेट में बना लेती हूँ 1 और 3 का, ठीक है, ये मेरे पास ए सेट है। अब मुझे इसका डैश निकालना है, ए डैश, ठीक है। तो ए डैश में मैं क्या करूंगी, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दूंगी, यही करते हैं ना हम, यूनिवर्सल सेट में से हम ए सेट को माइनस कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाता है, ए डैश आ जाता है, ठीक है। तो मैं माइनस कैसे करूंगी, मैंने 1 में से 1 को 1 से कैंसिल कर दूंगी, 3 को 3 से, तो मेरे पास ए डैश क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, जो इसमें से बचेगा। ये तो आ गया मेरे पास 2, लेकिन मुझे कितनी दफा डैश लेना है इसका, 3 दफा। अगर मैं इसी डैश का एक दफा और डैश लूं, यानी अब मुझे एक और मरतबा इसका डैश लेना है, तो मुझे इस वाले सेट को जो मेरे पास डैश आया है ये, इसको मुझे माइनस करना होगा किसमें से, यूनिवर्सल सेट में से। तो यूनिवर्सल सेट में से जब मैं ए डैश को माइनस करूंगी, अब माइनस करना है मुझे ए डैश को, चूंकि मुझे ए डैश का डैश चाहिए तो मैं यूनिवर्सल सेट में से ए डैश को माइनस करूंगी, ठीक है। तो मैं 2 को माइनस करूंगी,
तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a डैश का होल डैश मेरे पास आ जाएगा 3, 1 एंड 3। अब एक दफा मैं और डैश ले लेती हूँ उसका, अगर मैं एक दफा और डैश ले लूंगी, यानी a डैश का होल डैश एक दफा और ले लूं, 3 दफा डैश लेना है ना मुझे, एक दफा और डैश ले लेती हूँ। अब मैं यूनिवर्सल सेट में से इस वाले सेट को माइनस कर दूंगी, यानी ये मेरा यूनिवर्सल सेट है और इसको मैं माइनस कर दूंगी, क्योंकि मुझे अब थर्ड टाइम डैश लेना है, तो मैं जो सेकंड दफा जो डैश ले चुकी होंगी मैं उस वाले डैश को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दूंगी। तो यूनिवर्सल सेट मेरा क्या है, 1 2 3, इसमें से मुझे माइनस क्या करना है, 1 एंड 3, इसको मैं माइनस कर देती हूँ। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, 3 दफा डैश है ये, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 2। तो अब जरा देखिएगा, ये जो मेरे पास 3 दफा डैश लेने पर जो आंसर आया है 2, क्या ये इससे मैच कर रहा है, a डैश से? बिल्कुल कर रहा है। जब मैंने शुरू में a डैश निकाला था तो वो भी 2 था, और जब a का मैंने 3 टाइम डैश निकाला तो वो भी क्या आया, 2 आया। इसका मतलब मेरा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट होगा, a डैश, ऑप्शन बी मेरा राइट है, ठीक है। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 11 की तरफ। तो देखिए क्या है, a इज अ सुपर सेट ऑफ b, दिस इज द सिंबल ऑफ सुपर सेट। सुपर सेट कौन सा सेट होता है, जिसके हम सबसेट बनाते हैं, यानी जो बड़ा सेट होता है, और जो छोटे छोटे सेट हम उसके बना रहे होते हैं वो कहते हैं सबसेट, और वो खुद जिसमें से हम लेके बना रहे होते हैं वो सेट क्या कहलाता है, सुपर सेट। तो यहाँ पर कह रहे हैं a इज अ सुपर सेट ऑफ b, ठीक है, देन a यूनियन b, अगर a जो है वो सुपर सेट है b का, तो a यूनियन b क्या होगा। फर्स्ट करें, मैं यहाँ पर एक a सेट ले लेती हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। एक बी सेट ले लेती हूँ, बी सेट क्या हो सकता है, 3 एंड 4, कोई भी ले सकते हैं हम, 1 2 भी ले सकते हैं, मैंने 3 4 ले लिया। अब मैं इन दोनों का यूनियन निकालूं, ए यूनियन बी निकालूं। ए यूनियन बी का क्या मतलब होगा कि दोनों नंबर, दोनों सेट्स को अरेंज करके लिखना। तो अगर मैं दोनों को अरेंज करके लिखती हूँ, तो अरेंज करने में क्या होता है, आपको पता है कि अरेंज करने में कभी भी जो नंबर डबल टाइम भी आ रहे होते हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होते, सिंगल टाइम ही आते हैं। ये बात तो मैं जब भी बता रही थी, जब आपको सिखा रहे थे, तो ये बात तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगी कि अरेंज करने में कभी भी हम रिपीट नहीं करते। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ए यूनियन बी मेरे पास क्या आ गया, 1 2 3 4। अब ये जरा देखिएगा, ये जो मेरे पास आया है ये किसके इक्वल आया है, ए यूनियन बी जब मैंने निकाला तो ये सेट जो मेरे पास पहले से मौजूद थे ये किसके इक्वल है, ये आप देख सकते हैं ए के इक्वल है। ए यूनियन बी जब मैंने निकाला तो जो मेरे पास ए सेट मौजूद था पहले से, ये उसके इक्वल आ गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, ए के। तो मेरा ऑप्शन ए ठीक होगा। चाहे तो आप ब्लैंक में भी लिख सकते हैं इस तरह, यहाँ भी आप लिख सकते हैं ब्लैंक में ए डैश, ठीक है, ओके। अब देखें वेन डायग्राम में, देखिएगा वेन डायग्राम में क्या कह रहे हैं, इन वेन डायग्राम डैश इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। कौन सा सेट है जो वेन डायग्राम में हम यूनिवर्सल सेट के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। जब मैं वेन डायग्राम बना रही थी उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगल, जो हमारा रेक्टेंगल होता है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। उसके अंदर जो सर्कल बन रहे थे वो ए बी सेट को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन जो हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे थे वो पूरा का पूरा रेक्टेंगल किसको शो कर रहा था, यूनिवर्सल सेट को। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, फर्स्ट वन, ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पर हम डैश में भी लिख सकते हैं रेक्टेंगल, हमारा ऑप्शन ए ठीक होगा। आइए अपने नेक्स्ट पार्ट। तो क्लास अब हम आ गए अपने पार्ट नंबर 13 की तरफ। तो देखिएगा पार्ट नंबर 13 में क्या कह रहे हैं, इफ x, 6 is equals to 2, y minus 6 then x plus y is equals to dash। तो क्लास ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब इस तरह से हमें ऑर्डर पेयर में दिए हुए हों तो फर्स्ट वैल्यू हमें फर्स्ट वैल्यू की इक्वल होती है। यानी फर्स्ट करें कि ये फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट है ये हमारा x है और ये y है। तो x
x के इक्वल होगा और y के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हमारी वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल है और ये वाली वैल्यू हमारी इसके इक्वल है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसको साइड में कि अगर हमारा x जो है वो किसके इक्वल है, 2 के। ठीक है, जबकि ये वाली वैल्यू हमारी किसके इक्वल है, y माइनस 6 इक्वल है 6 की। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर x की वैल्यू तो ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो कैसे फाइंड करूँगी, ये -6 यहाँ पर माइनस का इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी y की वैल्यू 6 + 6 12। ठीक है, 6 + 6 क्या हो जाएगी 12। अब मुझे क्या फाइंड करना है, x + y, यानी मैं x की वैल्यू भी मेरे पास आ चुकी है, y की भी आ चुकी है, इन दोनों को मैं सिंपल प्लस कर दूंगी। तो प्लस कर लेते हैं, x + y, यानी x की जगह पे मैं वैल्यू रख देती हूँ 2 और y क्या है मेरे पास 12। ठीक है, y क्या है 12, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 12 + 2 14, यानी x + y मेरे पास क्या आ गया 14 आ गया। तो मेरा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं 14। अच्छा, अब नीचे देखिएगा, इफ ऑर्डर पेयर ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू, या a कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, इज इक्वल टू 100 एंड OB इज इक्वल टू 5, देन OA। अभी देखें यहाँ पर ऑर्डर ऑफ b हमें दे दिया गया है जबकि ऑर्डर ऑफ a पूछा गया है। तो हमें पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट करें, अगर हमारे पास b है, b हमारे पास क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। ठीक है, और हमें a क्रॉस b पता है, a क्रॉस b कितना है 100 है। अब मुझे b मालूम करने के लिए जाहिर सी बात है कि इससे b जो है वो क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है ना a से। तो अब अगर मैं ऐसा नंबर यहाँ पर रखती हूँ 5 के साथ जिससे मुझे 100 मिल जाए, तो मैं 5 के साथ किसको पुट करूँगी, जो मुझे 100 मिल जाए, क्या करूँगी मैं। अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई 20 करती हूँ, 5 0 0, 5 2 10, तो मुझे 100 मिल जाता है। यानी मैं b a की जगह पे क्या रख सकती हूँ 20 रख सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और 100 किसके इक्वल है a क्रॉस b के। तो अगर उसमें b मेरे पास 5 है तो यकीनन a क्या होगा, ये वाली वैल्यू क्या होगी, a 20 होगी। ठीक है, a मेरे पास क्या होगी 20, क्योंकि जब मैं 20 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तब मुझे क्या मिलता है 100। तो ये जो 100 जो मेरा दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद आ रहा है 100, तो यकीनन a और b को मल्टीप्लाई होने के बाद आ रहा होगा ना। तो अगर हमें एक वैल्यू पता है b की, तो a की हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि जो b की वैल्यू है वो किस नंबर से मल्टीप्लाई होकर आ रहा होगा 100, वो हमने सेलेक्ट कर लिया। जाहिर सी बात है वो 20 से मल्टीप्लाई होकर 100 आ रहा होगा। तो a हमारे पास क्या होगा 20, ये हमारे पास क्या होगा 20। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि आ फंक्शन इज कॉल्ड सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव कौन सा फंक्शन कहलाता है, ऑन टू फंक्शन। कौन सा, ऑन टू फंक्शन। इफ रेंज, देखिए ऑन टू फंक्शन में मैंने आपको बताया था ये हमारी एक फंक्शन की टाइप है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑन टू फंक्शन में हमारे जो डोमेन होती हैं और जो रेंज होती हैं वो सब के सब एक दूसरे से क्या इमेज बना लेती हैं पूरा। ठीक है, सबके सब एक दूसरे से लिंक होती हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। ना इधर कोई एलिमेंट बचता है ए सेट में, ना और ना बी सेट में कोई एलिमेंट बचता है। सब एलिमेंट और सब के सब जितनी भी होती हैं एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रेंज जो है वो उसमें कोड डोमेन के इक्वल होता है ना। रेंज कोड डोमेन के इक्वल होता है, तभी तो उनके तमाम एलिमेंट आपस में इंगेज होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर रेंज इक्वल है किसके, कोड डोमेन के। तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा लेते हैं। और ऑप्शन के लिहाज से देखें तो इसमें ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके क्लास, अब हम आ गए हैं अपने पार्ट 16 की तरफ। ठीक है, तो पार्ट 16 देखिएगा। अ फंक्शन इज कॉल्ड इनटू इफ रेंज डैश कोड डोमेन। ठीक है,
तो अगर आपको याद हो इनटू फंक्शन जो हमारी फंक्शन की टाइप है, इनटू फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि जब ए और बी का हम लिंक बना रहे थे, इमेज बना रहे थे ए का बी के साथ, तो मैंने कहा था कि ये इनटू फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें जब ए बी के साथ अपने इमेज बनाए तो बी में कोई ना कोई एलिमेंट, भले सिर्फ एक एलिमेंट ही अगर जो है वो बचना चाहिए, एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि बी का एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि ए से कनेक्ट ना हो, ठीक है। तो एक एलिमेंट जो है वो बचना लाजमी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि फिर वो जो हमारे जो पूरा सेट होता है बी का वो क्या कहलाता है, कोडोमेन होता है, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट करें, मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देती हूँ, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो फर्स्ट करें, अगर यहाँ पर ए बी सी लिखा हुआ है और यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है, तो देखिए ये इससे कनेक्ट हो रहा है, ये इससे कनेक्ट हो रहा है और ये भी इससे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन 3 जो है वो किसी से भी कनेक्ट नहीं हो रहा, तो बी का एक एलिमेंट क्या है, रिमेनिंग है। तो ये वाली जो फंक्शन की हमारी टाइप है ये क्या कहलाती है, इनटू फंक्शन। तो ये अगर पूरा का पूरा मेरा सेट, अगर बी जो है ये कोडोमेन है, तो कोडोमेन है, तो ये जो रेंज मेरी आ रही है, रेंज कौन सी होती है, वो जिससे कनेक्ट हो रहे हो मेरे एलिमेंट, जहां ये एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं वो हमारी क्या कहलाती है, रेंज। और ये पूरा का पूरा सेट जो है ये हमारा कहलाता है कोडोमेन। तो आप देखें कि कोडोमेन तो ये पूरी बी का पूरा सेट जो है ये कोडोमेन है, जबकि रेंज जो है वो हमारे पास सिर्फ ये 2 एलिमेंट है 1 और 2, जबकि 3 के साथ तो कनेक्ट ही नहीं हुआ। तो जिसके साथ कोई ए का एलिमेंट कनेक्ट ना हो तो वो हमारी क्या होती है, वो हमारे वो हमारे जो सेट जो बच जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे जो कनेक्ट हो रहे हैं 1 और 2 जो कनेक्ट हो रहे हैं ए के एलिमेंट के साथ, वो हमारी क्या रेंज है। तो रेंज अगर आप देखें तो कोडोमेन का यहाँ पर प्रॉपर सबसेट हो सकती है ना, क्योंकि जो कोडोमेन है वो तो ये पूरी की पूरी है, पूरे सेट है 1 2 3, और रेंज उसके सिर्फ 2 एलिमेंट है। तो सबसेट में क्या होता है कि एक सेट में से हम अगर कुछ सेट उसके अलग कर दें, अलग से सेट बना लें, कुछ सेट ले लें, तो वो उसका सबसेट होता है। तो हम कह सकते हैं कि रेंज जो है वो कोडोमेन का इस वक्त क्या है, सबसेट है, क्योंकि रेंज में सिर्फ उसके 2 एलिमेंट आ रहे हैं, जबकि कोडोमेन में पूरे 3 एलिमेंट आ रहे हैं जितने भी हैं। तो इसका मतलब ये रेंज जो हो गई यहाँ पर कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट हो गई। और प्रॉपर सबसेट का साइन हमारा ये होता है, ये ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। यहाँ पर आप इस तरह से ब्लैंक में भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर सबसेट। अब आ जाते हैं इस पर, विच वन इज अ फंक्शन। जो मैंने आपको बताया था जब हम फंक्शन पढ़ा रहे थे उस वक्त भी समझाया था कि जब हम फंक्शन बनाते हैं तो x का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, बेशक b का एलिमेंट रिपीट हो जाए। यानी यूँ समझ लें कि x और y, ये x है ये y है, ये x है ये y है, ये x है y। तो x का जो भी एलिमेंट है वो एक ही दफ़ा आए, दोबारा रिपीट ना हो, डबल दफ़ा ना आए, तो ही वो फंक्शन होगा। अगर वो रिपीट हो जाता है तो वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे अगर आप पहले में देखें तो ये x यहाँ पर 2 है, x यहाँ पर 2 है, ये रिपीट हो गया, ये तो फंक्शन नहीं हो सकता। इसी तरह ये देखें 6 और 6, ये x 6 2 दफा आ गया, ये भी फंक्शन नहीं हो सकता। यहाँ देखें 0 6 5, यहाँ कोई भी डोमेन जो है वो रिपीट नहीं हुई, डोमेन मतलब x की वैल्यू रिपीट नहीं हुई, तो हम इसको कह सकते हैं कि हाँ ये फंक्शन है। बेशक यहाँ y रिपीट हो जाए, नो इशू, लेकिन x को रिपीट नहीं होना चाहिए, डोमेन को रिपीट नहीं होना चाहिए। तो मेरा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सी। अब आ जाते हैं विच वन ऑलवेज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव कौन से फंक्शन होते हैं, वो जिसमें 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो, ठीक है ना, 1 1 फंक्शन भी हो और ऑन 2 फंक्शन भी हो। तो 1 1 भी हो और ऑन 2 भी है, तो उसके लिए तो हमारे पास फिर ये सेट हो जाते हैं ना, एक A और दूसरा B। फर्स्ट करेंगे B है, यहाँ पर मैं A B C ले लेती हूँ, यहाँ पर 1 2 3 ले लेती हूँ। इसका मतलब B के साथ A 1 के साथ कनेक्ट हो जाए, B 2 के साथ और इसके साथ। तो जब सारे के सारे सब कनेक्ट हो गए तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, क्योंकि सब के सब बिजी हो गए।
ठीक है ना, ये भी बिजी हो गया, ये भी 3 दोनों, तो ये कौन सी कंडीशन पे पूरा उतर रहे हैं, कौन सी टाइप पे, ऑन टू फंक्शन भी है ये, और दूसरा ये 1 1 फंक्शन भी होगा। 1 1 फंक्शन के लिए क्या जरूरी है कि एक वक्त में ए सेट के जो एलिमेंट आपको यहाँ नजर आ रहे हैं डोमेन, उनको एक इमेज मिलनी चाहिए बी के साथ, ठीक है, कोई भी इमेज डबल ना हो, सिंगल इमेज हर एलिमेंट को मिलनी चाहिए और हर एलिमेंट के पास जो है वो बी का जो है वो कनेक्ट होना चाहिए। तो इनके पास सिंगल सिंगल सबके पास मौजूद है ना इमेज, और जबकि यहाँ भी कोई एलिमेंट हमारा रिमेनिंग नहीं है, सबके सब बिजी हो गए, तो ये हमारे पास दोनों कंडीशन पे पूरा उतर रहा है, यानी कि 1 1 को भी पूरा कर रहा है और 1 1 को भी पूरा कर रहा है, इसके अलावा ये ऑन टू को भी पूरा कर रहा है, दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। तो उस साइड की जो हमारे पास टाइप है फंक्शन की, उसको हम और दूसरा नाम क्या देते हैं, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव भी है तो ये बाइजेक्टिव ही होगा, ठीक है, बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर ऑन टू फंक्शन तो नहीं है, ये 1 1 भी नहीं, 1 1 अकेला नहीं है, यानी कि दोनों है, 1 1 भी ऑन टू भी है। तो लेकिन हम इसको फिर ये कह सकते हैं 1 1 क्रॉसपॉन्डेंस इसको कह सकते हैं, देखिए क्रॉसपॉन्डेंस भी है और 1 1 भी है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन डी। आ जाते हैं नेक्स्ट। तो क्लास आ गए हम अपने पार्ट नंबर 19 की तरफ। तो देखिए पार्ट नंबर 19 में क्या कह रहे हैं, इफ फंक्शन इज, ठीक है, एन टू आर, ठीक है, फंक्शन फ्रॉम एन टू आर का मतलब है यानी नेचुरल सेट से आर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, नेचुरल सेट से हमारा किसकी तरफ बन रहा है, आर, आर कोई भी सेट हो सकता है। देन विच वन इज नॉट पॉसिबल, क्या नहीं पॉसिबल है। अब देखें अगर यहाँ पर पहले एन शो हो रहा है तो इसका मतलब एन के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब क्या होंगे, डोमेन होंगे, और अगर आर की तरफ जा रहे हैं तो ये कोडोमेन होंगे, आर क्या होगा, कोडोमेन होगा। तो अगर ये डोमेन है, नेचुरल सेट डोमेन है, तो इसका मतलब इसके तमाम एलिमेंट क्या होंगे, एक्स होंगे, और इसके तमाम एलिमेंट क्या होंगे, वाई होंगे, ठीक है। तो देखिए अगर ये तमाम एलिमेंट एक्स हैं तो हमारे पहले एलिमेंट जो आएंगे वो सब के सब क्या होंगे, प्लस होंगे, दैट सी बात है, वो सब एक्स होंगे, नेचुरल सेट से बिलोंग करेंगे। तो अब जब सबके सब नेचुरल सेट से बिलोंग करेंगे तो ये बोल रहे हैं इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो f एज द फंक्शन ऑफ 5 इज इक्वल टू 6, इसका क्या मतलब होता है, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, आपको बताया था ना कि फंक्शन को इससे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जनरल फॉर्म क्या होती है फंक्शन की, ये होती है, ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, हम y को इधर भी लिख सकते हैं और y को राइट साइड पे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि यहाँ x की जगह पे जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो सब के सब क्या होंगी, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सही है, हाँ ये फंक्शन बना रहा है, ये भी सही है फंक्शन बना रहा है, लेकिन हमें सही वाला नहीं बताना, हमें तो ये बोलना, ये बताना है कि जिसका फंक्शन पॉसिबल ना हो, ठीक है, विच वन इज नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल है ना, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू किस में आ रही है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये नेचुरल सेट में आ रही है। एक्स की जगह पे जितने भी वैल्यू रखते हैं पॉजिटिव वो सब के सब नेचुरल सेट में आती हैं। लेकिन ये आपका ऑप्शन क्या आ गया, माइनस में आ गया, f -2 इज इक्वल टू 6। -2 नेचुरल सेट में नहीं आता, माइनस का कोई भी नंबर नेचुरल सेट में नहीं आता, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये पॉसिबल नहीं है, और हमें यही बताना है कि कौन सा फंक्शन पॉसिबल नहीं है। ये फंक्शन पॉसिबल नहीं है जिसमें चूंकि -2 आ रहा है और -2 नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ देखें एमसीक्यूज नंबर 20, विच वन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है कौन सी होती है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और दूसरी ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, ये होती है ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि जिसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। अच्छा जी, तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस तो हो ही नहीं सकती, जैसे कि अभी हमने पिछले एक एमसीक्यूज में भी ये बात प्रूफ करी कि डिफरेंस कभी भी कम्युनिकेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि डिफरेंस में a माइनस बी माइनस ए के इक्वल कभी नहीं आता, ये बात तो हम देख चुके हैं। हाँ यूनियन हो सकता है, क्योंकि यूनियन तो अभी अभी आपके सामने लिखा भी है मैंने कि अगर हम a यूनियन बी निकालें और b यूनियन ए निकालें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो सकती है। इसके अलावा कार्टेशियन प्रोडक्ट तो कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट भी a क्रॉस b कभी भी b क्रॉस a के इक्वल नहीं होता,
ये बात आप लिख लीजिए कॉपी के किसी कोने में कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये भी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की पहली कंडीशन ही यही है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो। इसमें तो हो ही नहीं रही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन बी, यूनियन। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर आज हमारे एमसीक्यूज जो है वो कंप्लीट हो गए क्लास 10 के। तो हमारा आज चैप्टर 17 का रिव्यू यहाँ पर कंप्लीट हुआ और बाकी जो क्वेश्चन हैं सॉल्व करने वाले वो एक्चुअली वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। तो जब आप एग्जाम्स में अपनी प्रिपरेशन के लिए बैठें तो उन क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा, उनकी प्रिपरेशन कीजिएगा। तो सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हैं जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। पूरे 17.1 से लेकर 17.5 तक जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं वो तमाम के तमाम क्वेश्चन बुक के लास्ट में उन्हीं की प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाते हैं, ताकि जब आप प्रैक्टिस करें तो आपके पास वो तमाम क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। ठीक है, तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए उनको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ज़रूर उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और मुझे इजाज़त दीजिए। और अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो रहे हैं, सब कुछ समझ भी आ रहा है, तो क्लास मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें और अपनी मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करें। इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होते हैं अपने नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।